हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। चलो अब ध्यान से देखना, दो डिस्ट्रीब्यूशन पर पढ़ चुके अभी तक, बाइनोमियल और पॉइसन। और दोनों किसके, कौन से रैंडम वेरिएबल के? रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के दोनों। अब डिस्क्रीट वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में जैसे हाइट है, वेट है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल प्रोबेबिलिटी अमंग द डिफरेंट मास पॉइंट। इस लाइन का मतलब समझो, बहुत भारी आता है। अब नॉर्मल, सिर्फ नाम का नॉर्मल है बेटा ये। जैसे मान लो हाइट की बात चल रही है 0 to 10, अरे वेट की बात चल रही है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। अरे यार यहाँ क्यों बता रहा हूँ, नहीं बताता हूँ। सही है। तो अगर ये रैंडम वेरिएबल है x, तो इसमें मास पॉइंट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बता सकते हैं अपन, है ना। मास पॉइंट तो कितने होंगे, ये एक के अंदर ही इन्फिनिटी वाले होंगे, समझ रहे हो तुम लोग। मास पॉइंट यानी इसमें कितने नंबर आते हैं सर? इसमें आता है 0। मैंने कहा हाँ ठीक है। इसमें आता है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो खैर एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं आता, 9 तक नंबर आता। तो मैंने तुमसे कहा, मैंने कहा अच्छा बस यही नंबर है क्या? नहीं ना। मैंने तुमसे कहा क्या 1.1 नहीं आता क्या इसमें? क्या 1.12 नहीं आता क्या इसमें? बस इतने सारे नंबर आते हैं, तो सिर्फ इसके अंदर ही इन्फिनिटी के नंबर, इन्फिनिटी जितने नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि यार मास पॉइंट को प्रोबेबिलिटी असाइन करना सही रहेगा, मतलब पॉसिबल है? मास पॉइंट को असाइन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मास पॉइंट इन्फिनिटी में जा रहा है ना। इसके बीच में कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर है ना। तो जब मास पॉइंट इन्फिनिटी पे जा रहा हो, तो इनको प्रोबेबिलिटी ना देकर अपन किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? अपन निकालेंगे 0 to 10 की, 10 to 20 की, या 10 to 20 में से 12 to 15 की निकाल ली, ठीक है। 15 to 17 की निकाल ली, 12 to 17 की निकाल ली, कुछ भी निकाल ली, ठीक है। तो या तो इनकी निकालेंगे या इनके बीच के नंबर की निकालेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन क्लास इंटरवल की ही निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर नंबर की नहीं निकालेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है। अब मेरी तुम एक बात समझो, अगर मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 34%, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 34%। तो बेटा क्या मतलब हुआ इसका कि ये 34% को अगर मैं मास पॉइंट में बांटूँ, तो इसके मास पॉइंट है इनफाइनाइट, ठीक है। तो तुम सोच लो इसके टुकड़े कितने होंगे, समझे। अगर 1000 रुपया 2 जनों में देना है, तो दोनों को कितने मिलेंगे? अब तुम सोचो 1000 रुपया 1000 जनों में देना है। अब तुम समझो 1000 रुपया लाखों में बांटना है, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे 1000 के? कितने टुकड़े हो जाएंगे 1000 के? समझ रहे हो तुम लोग क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं 34% को क्या मास पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? नहीं ना। तो अब मुझे फ्रीक्वेंसी मास पॉइंट की निकालनी रहेगी, अब मुझे प्रोबेबिलिटी मास पॉइंट की निकालनी होगी या क्लास इंटरवल की निकालनी होगी? अब चलेगा डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। मास फंक्शन ख़त्म, डेंसिटी फंक्शन शुरू।
सर मास पॉइंट की क्यों निकाल सकते हैं अपन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मास पॉइंट बेटा इनफाइनाइट होते हैं। अगर मान लो इसको 34% मिला तो अब तुम सोच लो इसमें मास पॉइंट में बांटोगे तो इसके कितने टुकड़े होंगे, ठीक है। ये अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा 34%। और अगर मान लो किसी की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है तो अब सोच लो इसकी क्या हालत होगी 2%। समझते हो बात? हाँ, तो मास पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालना क्या हो गया, अब इम्पॉसिबल हो चुका है। अब जब भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी किसकी निकाली जाएगी, क्लास इंटरवल, ठीक है। बस यही बात हमारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन के दिल पे लग गई। क्या मास पॉइंट में तो मज़े आ रहे थे, बिल्कुल 2 की निकालो, 4 की निकालो, 8 की निकालो, 10 की निकालो, जिसकी बोलते थे उसकी निकाल देते। बाइनोमियल आया 10 में से 4 सक्सेस की निकालो, अपन करते 10C4, ठीक है। 10 में से 3 सक्सेस की निकालो, अपन करते 10C3। पॉइजन आया उसमें मस्त मज़े आ रहे थे। एक्स अगर 1 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स अगर 2 हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बड़े मज़े आ रहे थे, जीवन अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब तो क्या आ गया, क्लास इंटरवल। अब क्या करें, कैसे निकाले प्रोबेबिलिटी? तो बेटा यहाँ पर आते ही हालत हो गई ख़राब, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, दिख रहा है तुम्हें हालत क्या ख़राब हो रही है। अभी तुमसे बोलूँ 50 से 60 की प्रोबेबिलिटी निकालो, है कोई तरीका? चलो, बाइनोमियल और पॉइजन तो क्या होते थे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो लेकिन उसमें n इन्फिनिटी तक जाए, p टेंड्स टू 0, तो फिर पॉइजन का सहारा लेना पड़ता था। बाइनोमियल का फॉर्मूला लग तो जाएगा मगर सोल्व करने में दिक्कत आएगी, बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो किसका सहारा लेना पड़ता था, पॉइजन का, ठीक है। अरे यहाँ तो किसी के फॉर्मूले लगेंगे, हाँ लगाने जाए तो कैसे लगाएंगे, हालत ही ख़राब हो गई। खैर वो फॉर्मूले बने डिस्क्रीट के लिए, लेकिन अब तुम सोचो थोड़ा, तुमसे ऐसे बोला जाए कि 50 से 60 की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो अपन कैसे निकालेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी की, मतलब इसकी इंटरवल की कैसे निकालेंगे? तो बहुत भारी काम हो गया, ठीक है। तो काफ़ी लोग आके पागल हो गए इसके पीछे। तो देखो क्या लिखा है ऐसे लाइन, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोबेबिलिटी कैसे बनाई गई। क्या लाइन लिखा है, यहाँ लिखा गया कि मास पॉइंट को प्रोबेबिलिटी बांटना बहुत डिफिकल्ट है। देयर रिमेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, क्योंकि मास पॉइंट का क्या होता है, 2 नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। बिकॉज बिटवीन एनी 2 अनइक्वल वैल्यूज, 2 अनइक्वल वैल्यू के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज, अनइक्वल के बीच में, ठीक है। दस अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये तो पता ही है अपन को, पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। कंटिन्यूअस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, वहाँ पर मास फंक्शन बोलते हैं। प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स सच अ फंक्शन रियली एग्जिस्ट एफ एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। एफ एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर, हमेशा यही आता है, एफ एक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स मोर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, पहले बात दिमाग में फिट कर लो ये, ठीक है। ये कई बार आए, प्रोबेबिलिटी में आए, बाइनोमियल में भी आए, वह बाइनोमियल में जाके देख लेना, ये मिलेगा तुम्हें मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पर x की वैल्यू क्या रहेगी, x क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, किसका सबसेट रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच का एक सेट रहेगा, ठीक है। मतलब x ऐसी वैल्यू है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आने वाली वैल्यू कोई, ठीक है। अब अगर मान लो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी प्रोबेबिलिटी को लिया जाए तो उसका टोटल क्या बनता है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका ऐसा होता है, वहाँ तो अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ लिखते हैं, लिमिट लगाते हैं अपन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी प्रोबेबिलिटी को लिखा जाए, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की सारी प्रोबेबिलिटी को लिखा जाए तो क्या बनता है वो 1। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कर्व के अंदर ये कर्व है, तो ये माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी मिलकर क्या बनेगी, तो इस कर्व का एरिया क्या बन गया, क्या बन गया, अरे यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या बना, 1 बना ना बेटा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इस कर्व का एरिया क्या बना, 1 बना। तो ये क्या बना, यानी कि पॉइंट, तो फिर ये क्या बना, दोनों मिलके बन गए 1, है ना। अच्छा, अब देखो क्या प्रॉब्लम आई, क्या है ये रहा। अब देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज़्यादा फेमस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा माना जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, सब मानते हैं इसको, सब इसको अच्छा मानते हैं, बेटर मानते हैं।
यानी किसी को भी कंटिन्यूस सीरीज की, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करनी होगी, किसी को भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की स्टडी करनी होगी, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेगा? नॉर्मल। नॉर्मल को बेस्ट मानते हैं सब, ठीक है। दो, अब आती है बात, मैनी मैथमेटिशियंस लाइक डी मोइड, लैपलेस एक्सेट्रा, कई लोग आए भाई, कई लोग, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कई लोग आए, कई लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, मगर उनके हाथ में कोई फॉर्मूला लग नहीं पाया, ठीक है, तो काम कर करके चल बसे हो। अब कौन आया भाई? हमारा कार्ल गॉस, ठीक है, कार्ल गॉस भाई साहब आए। अब एक बात याद रखना, कभी भी जैसे फॉर्मूला कार्ल गॉस ने दिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका ही है, लेकिन ये मत समझना कि पूरा काम कार्ल गॉस ने किया है। पहले ही बोल दिया, ये लोग भी आए थे, कई सारे लोग आए, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेवलपमेंट में, काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इन लोगों का, ठीक है। तो कोई कार्ल गॉस अकेले नहीं है, मतलब जिन्होंने पूरा फॉर्मूला इन्होंने बनाया, ठीक है, समझते हो ना बात। अब क्या होता है, जनरली अपन को जो फॉर्मूला देता है अपन उसको ही जानते हैं, उनके पहले कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, कितने लोगों ने मेहनत करी उसके पहले, उसको तो अपन को मतलब, ठीक है। आज जब तुम लोग जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ कार्ल गॉस ही आएगा, क्योंकि इसने फॉर्मूला दिया है। तो इन लोगों ने मेहनत की है भाई, इन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अगर ये लोग कुछ करके नहीं जाते ना, तो सारा काम कार्ल गॉस अकेले कर नहीं पाते, ऑब्वियस बात है, ठीक है। हाँ, ऊपर वाले लिखा ये होगा कि इनके हाथ में हो जो भी होना है, तो ये आए तो सारा काम का कंप्लीशन इनके हाथ पे हुआ, ठीक है, इसलिए फेमस हो गए। कार्ल गॉस वॉज इंस्ट्रूमेंटल फॉर ड्राइविंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने ड्राइव कर लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड एज सच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को का दूसरा नाम क्या हो जाता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कार्ल गॉस के आने के बाद इन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इन्होंने ड्राइव किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इन्होंने ड्राइव किया, कार्ल गॉस ने ड्राइव किया, इसलिए इसका दूसरा नाम हो गया उनके नाम पे, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसलिए तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, गॉसियन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब किया क्या इन्होंने, वो देखते हैं अपन। मैं तुम्हें थोड़ा समझाता हूँ इन्होंने किया क्या, काम क्या हुआ। देखो बेटा, अब ध्यान से देखना और समझना। अगर हम स्कूल के अंदर जाए, ठीक है, और मैं एक बच्चे को बोलूँ कि बता कौन सी वेट के लोग तेरे को ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पर, इनमें से कौन सी वेट के लोग तेरे को ज़्यादा मिलेंगे, ये बता। अगर तू सही निकला तो 1 लाख रुपया देंगे। तो क्या कोई भी 0 to 10 या 90 to 100 सेलेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। हमारा मानना क्या होता है, अधिकतर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होती है? बीच में। तो जनरली सब क्या बोलेंगे कि यार ये वेट के बच्चे हमें ज़्यादा मिल सकते हैं, 40 से 50, 50 से 60, इनके ज़्यादा मिलेंगे। तो एक ने मुझसे कहा मैं 2 सेलेक्ट कर लूँ, मैं कर ले, चल 2 सेलेक्ट कर ले। बोला ये वाले 2। अब स्कूल में जाओ, बच्चों का वेट करो, आपको इस वेट के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और जनरली जो नर्सरी के अंदर बच्चा पढ़ता है उसका 10 के अराउंड वेट होता है, ठीक है, 10 के आसपास का वेट होता है, 7, 8 या 10, 11 कुछ ऐसा वेट होता है। कि कौन सी क्लास कह रहा हूँ? नर्सरी, ठीक है। नर्सरी में इतना होता है। अब तुम सोचो 0 to 10, ये कौन बोलेगा? इसमें नर्सरी के बच्चे भी नहीं आएंगे पूरे, समझ रहे हो। तो जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे भी पूछा जाता है कि भाई तुम्हें जनरली ज़्यादा लोग कौन से दिखेंगे, ज़्यादा चांसेस किसके दिख रहे हैं, इनमें से ज़्यादा चांसेस किसके दिख रहे हैं, तो हर लोग ज़्यादा चांसेस इसके ही बताते हैं, सेंटर नंबर, ठीक है, समझ गए बात। यानी अब ऐसा फॉर्मूला देना था हमें, ऐसा फॉर्मूला जो क्या करे, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखे। यानी फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि इसके आंसर ज़्यादा आए और इसके कम आए और इसके भी कम आए। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार ऐसा फॉर्मूला कैसे बनाए, क्या करें। तो हमने एक एजम्पशन लिया। क्या एजम्पशन लिया?
कि हम जब भी कंटिन्यूस सीरीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम जब भी कंटिन्यूस सीरीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा उसको क्या मानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक मानेंगे। एजम्पशन ले लिया, एजम्पशन। चलो मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री होता है? सिमेट्री समझते हो तुम लोग? क्या है सिमेट्री है? क्या है सिमेट्री है? हाँ, सिमेट्री का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी जैसी बढ़ रही है वैसे ही कम हो रही है, उसे सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है सिमेट्री है? तो क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री होता है कि हमेशा? हमेशा नहीं होता। पता है कब सिमेट्री होता है? जब p = 0.5 हो, तब सिमेट्री होता है। इसलिए कॉइन का केस लोगे ना, कॉइन का केस, तो आएगा तुम्हारा 1/8, 3 कॉइन का केस ही होगा। ऐड कर लो, बन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे बढ़ रहा है, 1 3 3 1, जैसे बढ़ रहा है वैसे ही कम हो रहा है। सिमेट्री उसे बोलते हैं जिस तरीके से बढ़े वैसे ही कम हो। ठीक है, समझ में आया? देखो बेटा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो, ये तो साइज दे रखी है, एक्स दे रखा है, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 या 10 20 30 40 कुछ भी हो सकता है एक्स। फ्रीक्वेंसी अगर ऐसी हो 100 300 500 700 500 300 100 100 300 500 700 500 300 100, जैसे बढ़ रही है वैसे ही कम हो रही है, इसे नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, 100 900 500 400 300 200 100 100 से एकदम से बढ़ गई 900 और धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली पॉजिटिवली, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्कीव्ड होता है हमेशा, हमेशा, जनरली नहीं, हमेशा। ठीक है, तो पॉइजन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव स्कीव। कभी भी सिमेट्री नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पॉइजन का, पॉजिटिव स्कीव होता है हमेशा पॉइजन। ठीक है, और यानी कि सिमेट्री नहीं होता पॉइजन, पॉजिटिव स्कीव होता है। तो क्या बाइनोमियल हमेशा सिमेट्री होता है? नहीं, हमेशा सिमेट्री नहीं होता बाइनोमियल। बाइनोमियल सिमेट्री कब होता है? जब p = 0.5। ठीक है, होने ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है ना, तब बाइनोमियल क्या होता है उस केस में। इसलिए हमेशा कॉइन में तुम्हें क्या मिलेगा? कॉइन में हमेशा क्या मिलेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात है, वो सेंटर पे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। सेंटर पे देखो, यहाँ सेंटर पे 700 आ रहा है, तो जहाँ सेंटर वैल्यू होती है ना, सेंटर एक्स की वैल्यू सेंटर पे आती है। जैसे भाई एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 5 10 15 20 25 30, तो देखो 20 पर, 20 सेंटर में आ रहा है, देखो 20 सेंटर में आ रहा है, तो 20 पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। 20 पे प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी जो भी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 20 पे ज़्यादा मिलेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो 20 पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। समझ गए? भी नॉर्मल समझ में आ रहा है तुम्हें क्या हो रहा है? हाँ बेटा, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो भाई ये जब दिक्कत हमें आने लगी कि इनको प्रोबेबिलिटी कैसे दें, तो अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना था जो हमेशा सेंटर नंबर को क्या दे? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दे। ठीक है, यानी जब प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोबेबिलिटी कितनी है टोटल? 100 है ना, 100 टोटल, 100%। तो जब 100 का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, 100 को मैं बांटूँ, मैं 100 को ही बांट सकता हूँ ना, बस मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। तो जब भी मैं 100 रुपये को बांटूँ, यानी कि मैं 100 को बांटूँ, 100% को बांटूँ, तो जितने भी लोग खड़े हैं, तो जो सेंटर में है, जो सेंटर में आते हैं उनको ज़्यादा मिले और इनके आसपास वालों को कम मिले, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में मैंने क्या बोला? जब नॉर्मल का फॉर्मूला, जब मैं कंटिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला बना रहा था, तो मैंने कहा फॉर्मूला कैसे बनाऊँ, बन ही नहीं रहा था फॉर्मूला। तब मैं एक एजम्पशन पे आया। क्या आया? मैंने कहा अधिकतर लोगों का मानना ये है, और हमेशा देखा गया, हमेशा अधिकतर बार क्या होता है, हर सीरीज़ जो होती है वो किसे फॉलो करती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो मैंने एजम्पशन ही ले लिया। देखो, अगर ये एजम्पशन बाइनोमियल में लेता तो फॉर्मूला सही बनता है या गलत बनता? गलत बनता, क्योंकि बाइनोमियल तो सिर्फ 0.5 पे ही सिमेट्री होता है। समझ लो बात को? पॉइजन में तो यही गलत, क्योंकि पॉइजन तो कभी सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है हमेशा। तो कभी भी मैंने इसमें एजम्पशन नहीं लेते ये बनाने में, लेकिन अपना नॉर्मल बन नहीं रहा था।
नॉर्मल का फॉर्मूला नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या एजम्पशन ले लिया कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा। ये है एजम्पशन। ये एजम्पशन लेकर अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला डिज़ाइन किया कि जिस फॉर्मूले से जब भी आंसर निकालोगे ना तो सेंटर वाले आंसर हमेशा ज़्यादा आएंगे और उसके आगे पीछे वाले कम आएंगे। यानी कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा 34%, ठीक है। 68 तो यही बढ़ गए, बच्चे को इनमें बांटना है, ठीक है। कैसे बांटना है, ऐसे बांटना है। 34 तो सेंटर में ही बढ़ गए, ठीक है। बचे हुए को ऐसे बांट रखा है, 13, 2, 2, 0, 0, मतलब 0.13। अब कैल से उठाओ और ऐड करना शुरू कर दो। 34 इनको पूरा लिखकर ऐड करना। 34.135 प्लस 13.59 प्लस 2.14 और प्लस 0.135। सिर्फ ये ऐड करना ही है। $50 आ गया एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 50 आ गया ना। तो अब तुम समझो कि ये वाला पार्ट 50 है तो बचा हुआ ये वाला पार्ट 50 होगा। तो ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का 0.5, 0.5, दोनों पार्ट मिलाकर होते हैं 1। इसका पूरा का एरिया 1 हो गया, ठीक है। अब तुम समझो कि इस टेबल के अंदर 50 हमारा मीन हुआ है ना, 50 सेंटर में आ रहा है। तो ये 50 से पहले का नंबर और ये 50 के बाद का नंबर। तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो तुम ये एग्जाम्पल समझो। देखो बेटा, अब यहाँ पर समझाता हूँ, अपने एग्जाम्पल को यहाँ लिखता हूँ। अब टेबल ऐसे बनी हुई ना मेरे, उसमें टेबल ऐसी, अब मैं ऐसे बनाता हूँ टेबल, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, चलो वापस एक बार दोबारा इसकी शक्ल देख लो। 40 to 50 में 34 है, 50 to 60 में भी 34। ये याद रहेगा 40 to 50, 50 to 60। पहले के नंबर भी याद रहेंगे, गिनती है वैसे तो, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये गिनती याद रहेगी सबको, ठीक है। 40 to 50, 50 to 60, ये दो नंबर याद रखने हैं। 40 to 50, 50 to 60। ये सेंटर में है 50, तो ये हो गया 40 to 50, ये हो गया 50 to 60, ठीक है। अभी हटा रहा हूँ साइन माइनस, ये 40 to 50 34, 50 to 60 34। इसके पहले की 30 to 40, ठीक है। इसके पहले की 22, गैप देख लो बराबर है, किसी में कम ज़्यादा नहीं है ना। और बिलो 20 से लेके इन्फिनिटी तक उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.135। अब 20 से जितने भी कम नंबर होंगे ना उन सब की प्रोबेबिलिटी मिलकर क्या होगी, 0.135। ऐसे ही 60 to 70, 70 to 80 और बियॉन्ड 80, ये है अबव 80। इसकी अबव 80 की प्रोबेबिलिटी, ये बिलो 20 की है और ये अबव 80 की। क्या देखने को मिला हमें, जो 40 से 50 की है वही 50 से, जो 30 से 40 की है वही 60 से, सही है। हाँ, इतनी बात समझ में आई। तो जब मैंने फॉर्मूला ही ऐसा बनाया, हाँ कोई डाउट नहीं। सवाल आया 34 ही क्यों आया। अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया, ऐसा फॉर्मूला जो सेंटर को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दे, ठीक है, और उसके आसपास वालों को कम दे। समझ गए बात। तो अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो सेंटर को और आसपास को कम दे। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। अगर मान लो
मैं तुम्हें बोलूँ इसकी प्रोबेबिलिटी दो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी दो, ठीक है। तो सिमेट्री प्रोबेबिलिटी देनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देना है, सिमेट्रिकल देना है। तो कैसे देंगे अपन, 1 2 3 3 2 1। अभी नंबर कितने हो रहे हैं, 12, तो 1/12 सही है। तो क्या ये नॉर्मल बन गया, हाँ ठीक। चलो मैंने तुम्हें कहा कि x की प्रोबेबिलिटी निकालो, मैं कहा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो अगर सिमेट्री है। तो तुमने क्या किया, 1 2 2 1 2 2 4 5 6 1/, तुमने निकाल दी। मैंने तुमसे कहा कि एक काम करो यार, तुम लोग इसकी निकालो। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा यार मैं बोलता हूँ निकाल के दे देते हाथों हाथी, कुछ मैंने कैलकुलेशन भी नहीं देखा, मैंने कहा यार नफर किया है ना कुछ किया है, कैसे निकाल रहे हैं लोग। फिर मैं गुस्सा आया, मैंने कहा एक काम कर, इसकी निकाल के बता। मैं कहा इसकी निकाल के बता, चल गुस्सा आ गया मेरे को, मैं कहा ले इसकी निकाल। बच्चा फिर शुरू हो गया, है ना। और वापस वही डिवाइड बाई, क्या सबको ऐड कर दो 6 तक क्या हो रहा है, और फिर डिवाइड बाई। समझ में आया क्या करेंगे। तो क्या बिना कैलकुलेशन के निकाल रहे हो, हाँ निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट करके क्यों नहीं निकाल रहे। सर आपने बताया क्या असम्पशन ले लिया है कि सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें भैया प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं पड़ रही। समझे क्या बोला मैं, जब मैंने असम्पशन ले लिया कि सिमेट्री है तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं पड़ रही है ना, निकालनी पड़ती तुम्हें प्रोबेबिलिटी अगर सिमेट्री असम्पशन ना होता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी चीज़ का असम्पशन सिमेट्री ले लूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स हो जाती है, नहीं होती, हो जाती है फिक्स, ठीक है। तो मतलब जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो एक ऐसा फॉर्मूला मुझे चाहिए, ऐसा फॉर्मूला जो यही अमाउंट निकाल कर दे, मेरे फिक्स अमाउंट निकाल के दे। तो जब हमने फॉर्मूला डिज़ाइन किया तो डिज़ाइन करने से उससे ये अमाउंट आए, ये वाले अमाउंट आए, तो अब ये फिक्स हो गए। अब ये फिक्स क्यों हो गए, क्योंकि हर बार डिस्ट्रीब्यूशन को क्या मानूंगा, कौन सा मानूंगा, नॉर्मल सिमेट्री मानूंगा हर बार। और जब हर बार सिमेट्री मानूंगा तो क्या कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, बिना कैलकुलेट के निकल जाएगी। तो सर ये फॉर्मूला किस काम का, ये बताओ आप। अब फॉर्मूला देने वाले ने तो फॉर्मूला दे दिया, तो जिसने फॉर्मूला दिया उससे कहा, कार्ल गॉस से सबने कहा कि कार्ल गॉस भाई साहब आपने फॉर्मूला क्यों दिया, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। अब कार्ल गॉस को लगा बुरा, क्या बात कर रहा है, मैंने इतनी मेहनत करी और तू कह रहा है यूज़ नहीं करेंगे। हाँ मैंने इतना पैसा भरा, कोचिंग कराई तेरे को, तू कह रहा है पढ़ेगा नहीं तू, हाँ नालायक, पहले ही मना करता तूने तो कहा मैं सीए करूँगा, मैं कोचिंग कराओ, तेरे कहने पे तो कोचिंग कराई मैंने, अब तू कह रहा पढ़ूंगा नहीं, मैं मेरी मर्जी से पढ़ूंगा, सही बात है क्या। तो कार्ल गॉस ने कहा पहले ही मना कर देते, फॉर्मूला नहीं निकालता, मेहनत कर रहा हूँ पागल की तरह, ठीक है। तो कार्ल गॉस को क्या लगा, बुरा लगा कि यार इनको मैंने बोल दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कार्ल गॉस ने कहा ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा तू, क्योंकि देखो तो पता पड़ गया ना 34 है। हाँ तो क्या हुआ, जब फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी निकाली गई तो ये प्रोबेबिलिटी आई, तो ये फिक्स हो गई। क्यों फिक्स हो गई, क्योंकि हर बार डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहेगा, हर बार प्रोबेबिलिटी ऐसी आएगी। समझ लो बात को, तो ये बात फिक्स हो गई ना। तो कार्ल गॉस ने कहा चल ठीक है, तो 40 से 50 की तो बता देगा, है ना, बता देगा 40 से 50 की। मुझे बता क्या तू ये बता देगा 42 से 45 की बता देगा। अब बता, हम लोग नहीं यार नहीं बता। फिर तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसके सेंटर में जो क्लास इंटरवल है, इसके क्लास इंटरवल जो इनके बीच में आ रहा हो, इस क्लास इंटरवल के बीच में जो क्लास इंटरवल आ रहे हैं उसकी बता देगा। हमने कहा नहीं बता पाएंगे। अब फॉर्मूला लगेगा, तो बोला हाँ लगेगा और सही। तो सबने कार्ल गॉस के हाथ जोड़ लिया, भाई माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमारे लिए कुछ करो, ठीक है। कार्ल गॉस ने कहा मैं तुम्हें इससे ही बचा सकता हूँ। क्या कहा कार्ल गॉस ने, मैं तुम्हें इससे भी बचा सकता हूँ। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, कि हाँ
मतलब आप सबकी प्रोबेबिलिटी लिख कर चले जाओगे क्या जाने से पहले? हाँ, मतलब इंसान को जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी सबकी मिल जाएगी, सबकी लिख के जाओगे बैठ करके? कार्ल गोस ने कहा हाँ मैं सबकी लिख कर जाऊँगा। तुमने कहा क्या बात कर रहे हो? हाँ मैं सबकी लिख कर जाऊँगा। कहाँ लिख कर जाओगे? तो कार्ल गोस ने क्या किया? कार्ल गोस ने कहा देखो तुम लोगों ने एपोलोजाइज़ किया, तुमने माफ़ी मांगी, तुमने ऐसे बोला था फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, क्या फॉर्मूला क्यों दिया, फिर इससे ही काम हो रहा है, तो मेरे को बुरा लगा, लेकिन तुमने माफ़ी मांग ली। तो तुमने माफ़ी मांग ली तो मुझे तुम पे क्या आ गई? दया आ गई। तो मैं तुम्हारे लिए काम करके जाऊँगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं मरूँगा मैं। तो कार्ल गोस ने क्या किया? दे दो बेटा बुक। सारी प्रोबेबिलिटी बेचारा तुम्हारे लिए कार्ल गोस लिख कर गया। ये टेबल में दिख रहा है, टेबल से थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा कि कुछ टेबल जैसा ऐसा है ना, पूरी टेबल बना के चला गया, पूरी प्रोबेबिलिटी लिख कर चला गया भाई साहब। बोलो कौन सी ढूंढनी है तुम्हें? ढूंढ लेना इसमें, ठीक है, जो ढूंढना है इसमें ढूंढ लेना टेबल में। वो तो ढूंढना मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे ढूंढते। टेबल बना के चला गया। अब क्या फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी? नहीं, किसी ने कार्ल गोस को कहा नहीं कि आप लिख के चले गए ना, अब हम इस टेबल से ही काम चला लेंगे, आपके फॉर्मूले की जरूरत नहीं, किसी ने भी नहीं बोला, ठीक है। तो सब चुपचाप रहे, कार्ल गोस की सबने क्या की? रेस्पेक्ट करी, अब नहीं बोला, ठीक है। तो कार्ल गोस ने कितना अच्छा काम किया तुम्हारे लिए। कार्ल गोस के इस टेबल से तुम लोग सेंटर में भी किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, सेंटर के किसी भी नंबर की, ठीक है। मतलब मुझे 42 से 45 की चाहिए तो निकाल सकता हूँ, किसकी मदद से? वो टेबल की मदद से। और टेबल बना के चले गए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें सारी प्रोबेबिलिटी लिख दी उन्होंने। नहीं वो एक ही टेबल है बस, जो बताइए ना वही टेबल। हाँ, कर बना हुआ ना उसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर, बस वो एक ही टेबल है। देखो मेरा काम है तुम्हें ये कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कार्ल गोस ने क्या किया, फिर क्या प्रॉब्लम आई, फिर क्या किया, फिर क्या प्रॉब्लम आई। अब कार्ल गोस सब करके चले गए, चल बसे। अब बताओ हमको फॉर्मूले की ज़रूरत है क्या? नहीं, है ना, लिख कर चले गए ना वो। पहले तो उन्होंने ये लिखी तो लोग हीरो बनने लग गए कि जब सबकी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी तो हम तेरे फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे, कार्ल गोस हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने कहा फिर क्या करोगे? कार्ल गोस से सबने कहा कि हम तो देख लेंगे सेंटर में कौन से नंबर आ रहे हैं, जो भी नंबर सेंटर में आएंगे। जैसे भी मेरे याद है क्या हुआ मेरे यहाँ पर, मेरे एग्जाम्पल में क्या हुआ, मेरे एग्जाम्पल में मैंने देखा सेंटर में दोनों आ रहे हैं, है ना, बिना फॉर्मूला लगाए बता दिया 34। अब तुम्हें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तुम्हें निकालनी हो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ऐसे इसकी निकालनी हो, ठीक है। तुम्हें निकालनी हो 5 से 10, 10 से 15, 15 से इसकी किसी की भी निकालनी हो, XYZ। तुम्हें निकालनी हो 100 से 200, 200 से 300, जिसकी भी निकालनी हो, ऐसे लिख दो। लिख दिया, सेंटर वाले को 34 पकड़ा दो, हो गया काम, ठीक है। सेंटर वाले को क्या पकड़ा दो? पकड़ा, खत्म का, ठीक। पहले मीन निकाल लो, मेरी मीन क्या आ रहा है इसका, और मीन के हिसाब से सेंटर वैल्यू क्या, जैसे सेंटर वैल्यू 50 है तो उसके आसपास वाली प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी? 50 से 50 जो सेंटर में जो वैल्यू है, सेंटर में 50, जैसे मेरे यहाँ पर 50 है सेंटर में, तुम्हारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारी वैल्यू 100-200 में चल रही है तो मान लो तुम्हारी वैल्यू में 500 पड़ रहा है, या तुम्हारी वैल्यू में 600 पड़ रहा है सेंटर में। अब मान लो तुम्हारी वैल्यू में सेंटर में क्या पड़ रहा है? 500, तो 500 के यहाँ की और 500 के यहाँ की, सब 500 के यहाँ तो बहुत सारे नंबर होते हैं। अरे बेटा तुम्हारे क्लास इंटरवल अगर 100 का है तो 100 ही लेना, ठीक है। तुम्हारा क्लास इंटरवल ऐसे ना 100 से 200, 200 से 300, तो मैं 500 से 400 की और 500 से 600 की बता रहा हूँ, समझे। 500 से कम तो 0 भी होता है, तो क्या 500 से 0 की क्या 34? 500 से 400 की। और तुम्हारा क्लास इंटरवल 200 का है तो 500 से पहले का नंबर कौन सा लूँगा? 300। 500 से 300 की 34%। अगर तुम्हारा गैप 200 का है, 200 का है, 500 से 300 की 34% और 500 से कितने परसेंट? 34%, है ना। ये बात समझ गए? मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने की टेंशन ही खत्म। अब लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे 50 से 60 की नहीं चाहिए, मुझे इनके बीच के नंबर की 52 से 58 की चाहिए। तो फिर मैं टेबल पे जाऊंगा, टेबल पे पहुंचना मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे पहुंचते, है ना, समझ गए। अब सुनो, जब ये टेबल बनाने की बात आई, प्रोबेबिलिटी को लिखने की बात आई,
तो प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए अपन x के कुछ नंबर तो यूज़ करेंगे ना। अब मैं क्या यूज़ करूँ? तो उर्विका ने कहा कि सर मैं वेट पे स्टडी करती हूँ, वेट पे आप है ना x वेट मानो। किससे कहा? ये कार्ल गोस से, ठीक है। तो उर्विका ने कहा सर आप 0 to 10, 10 to 20 इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के चले जाओ। ये आई निवेदिता ने कहा मैं किलो में माल बेचती हूँ, क्विंटल में बेचती हूँ, क्विंटल में, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, आप 100 से 200, 200 से 300 इनकी निकाल के चले जाओ। फिर ये आई स्नेहा, इसने कहा कार्ल गोस से आप एक काम करो ना, मैं तो हाइट की स्टडी करती हूँ 0 to 1, 1 to 2 की निकाल के चले जाओ। तो कार्ल गोस का दिमाग का देखिए, कार्ल गोस ने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग, तुम्हारे बताए हुए नंबर थोड़ी लूँगा एक्स में मैं तो एक एक्स ले लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं एक्स कौन सा नंबर ले लेता हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ करता हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं तो मीन को 0 मान लेता हूँ, 0, ठीक है। तो -1 से 0 और 0 से 1, -1 नहीं 1, -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद 1 आता है। तो कार्ल गोस ने कहा कि मैं तो एक काम करता हूँ, मीन को क्या बोलना शुरू कर देता हूँ? 0 बोलना शुरू कर देता हूँ, और उनके आसपास के नंबर को क्या बोलना शुरू कर देता हूँ? 1 to 3। अब मान लो तुम्हारा x ये हो और तुम्हारा मीन 50 आया, तो तुम 50 को क्या बोलो? 0। मतलब मैं जिसको 0 बोलता हूँ तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? 50। तुम अगर स्टडी कर रहे हो किसकी? 2 से 4, 0 to 2 to 4। अब जो बंदा इसकी स्टडी कर रहा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, नहीं 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, इसकी स्टडी कर रहा है। और इसकी स्टडी करने में और लिख देता हूँ नंबर 10 to, ठीक है। मान लो इसकी स्टडी करने में उसका मीन बढ़ रहा है 6, उसका मीन क्या बढ़ रहा है? तो मेरे लिए 0, उसके लिए क्या बन जाएगा? तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट का। तो अब सब लड़ो मत, कार्ल गोस ने कहा लड़ो मत भाइयों, मैं 0, 1 to 3 गिनती का यूज़ कर लेता हूँ। अब तुम्हारा जो भी एक्स हो उसका मीन देख लेना क्या है, जो भी उसका मीन होगा ना, तुम्हारे नंबर का जो भी मीन होगा, ठीक है, वो मेरे 0 के बराबर होगा। तो मतलब मैं जिसको 0 बोलूँ, तुम्हारा मीन 50 है, तुम समझ लेना 50 है वो। समझ गया अभी? पक्का? और मैं आगे पीछे के जो तुम्हारा नंबर है, जैसे अपने एग्जाम्पल में 40-60 है, ठीक है। तो कार्ल गोस क्या बोल रहा है 40-60 को? 40 को बोल रहा है -1, 60 को बोल रहा है +1। अभी समझ में आई बात? कार्ल गोस ने कहा मैं कहाँ मगजमारी करूँगा तुम्हारे साथ। कोई आगे कह रहा है 1 to 3 की बताओ, कोई आगे बोल रहा है 10-20 की बताओ, कोई आगे बोल रहा है 100-200 की बताओ। मैं तो क्या ले लेता हूँ? 0, 1 to 3 वाले नंबर यूज़ कर लेता हूँ। अब वो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी टाइम हो गया 26 सर का टाइम है ना मुर्ता सर ने कहा, ठीक। -2 से -1, -1 से -2 से -3 से -2, 1 से 2, 2 से 3, वो इनकी बता के चले गए प्रॉब्लम। तो देखो बेटा, ये देखो वो 0, 1 to 3 की बता के चले गए। माइनस का कोई 0 होता नहीं है, सही कर लेना, इनका दिमाग खराब हो गया है। नया खेल रहा है -0, पहला आविष्कार है इन लोगों का। अब ये जो लाइन है ये लाइन बेटा, इसका मतलब है 0, इसका मतलब है 0, माइनस हटा देता हूँ। और ये जो लाइन है ये लाइन, ये है -1, तो ये हो गया ये 0 बेटा, ये 0 और ये -1, तो ये 0 से -1, ये है -2, ये -2 इसका है, लाइन शिफ्ट हो गया इधर उधर, और ये -3 इसका है, -3, और ये 3 से पहले की प्रोबेबिलिटी, तो ये -3 से -2 की। हाँ सब बताऊँ, टेंशन मत, सब बताऊँ। 1, 2 और ये 3, ये नंबर शिफ्ट हो गए, ये 1 बेटा, ये 2 और ये 3। कार्ल गोस ने फॉर्मूला भी दिया और खुद ने ही फॉर्मूले से सॉल्व कर करके सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर प्रोबेबिलिटी भी दे दी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को हर बार सिमेट्री मान रहे हो तो प्रोबेबिलिटी फिक्स हो गई ना। कौन से समझ में आता है ये बात? सिमेट्री मान लोगे डिस्ट्रीब्यूशन को तो प्रोबेबिलिटी फिक्स हो जाएगी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी फिक्स हो गई।
अब सबकी प्रोबेबिलिटी फिक्स हो गई तो खुद ही निकाल के चले गए बेचारे अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला भी दिया, खुद के फॉर्मूले को खुद ही यूज़ करके चल बसे, अब लोग टेबल यूज़ करके काम चला लेंगे, अपना काम चल जाएगा टेबल से। बायोमेट्रिक का टेबल बोलते हैं, ये टेबल ले लेंगे, बायोमेट्रिक का टेबल लेकर बैठ जाएंगे। पूरी पिक्चर समझ आ गई कार्ल गोस की अभी तक की, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो कितना भयानक है। अगर कार्ल गोस ये काम नहीं करते तो आज तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते। क्या है मेरा फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला। और पावर देख लो कितनी प्यारी पावर है, हाँ आत्मा खुश हो जाए तुम्हारी पावर देख कर। तो इसको कहा है उन्होंने नॉर्मल। अच्छा है नॉर्मल निकालो उन्होंने, एबनॉर्मल निकालते अगर वो, तो जब नॉर्मल ही ऐसा है, कार्ल गोस का नॉर्मल ही ऐसा होगा तो एबनॉर्मल फॉर्मूला तो पता नहीं तुम सोच भी सकते कहाँ तक जाएगा। तो कौन सा समझ में आ गया आज का? मुझे तुम मेरी बात सुनो, फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी निकलती है, वो निकाल के क्यों गए समझ में आ गए? वो निकाल के क्यों गए? क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को क्या मान लिया, सिमेट्री। सिमेट्री में प्रोबेबिलिटी फिक्स होती है, ठीक है, ठीक। अब कल इसके आगे से अपन बात करेंगे कि अपन अब यहाँ क्या क्या होगा, ये 0 1 2 3 का रूल क्या होता है, कैसे अपन अपने नंबर बेस को यूज़ कर सकते हैं, वो सीखेंगे अपन, ठीक है। अपने एक्स पर अपन 0 1 2 3 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतने, बाबा टेक केयर, आपका जो मंगल है।